मगध राज्य का उत्कर्ष, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज, वर्तमान राजगीर, थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अभी इस नाम से बिहार में एक प्रमंडल है, मगध प्रमंडल। हर्यक वंश। संस्थापक बिंबिसार। राजधानी प्रारंभिक राजगिरी या गिरिब्रिज, बाद में राजधानी पाटलिपुत्र, बिंबिसार। 544 शून्य पू शून्य से 492 शून्य पू शून्य इसका अन्य नाम श्रेणीय अथवा श्रेणिक था। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और विस्तृत की। उसने कुल 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। लिच्छवी राज्य में चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह किया। इसके फलस्वरूप उसे दहेज में काशी का प्रांत मिल गया। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार विजयों और वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने अपने राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत से मित्रता कर ली। उसने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों को मानने वाला था। बुद्ध स्वयं इसके दरबार में आए थे। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु या कुणिक 492 से 460 शून्य पू शून्य। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। प्रसेनजित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। अजातशत्रु का लिच्छवियों से भी युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस तरह काशी और वैशाली दोनों मगध राज्य के अंग बन गए। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। अजातशत्रु की हत्या उद्यन या उदयभद्र ने कर दी थी। उदयभद्र या उद्यन 460 शून्य पू शून्य से 444 शून्य पू शून्य। उद्यन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुम नगर की स्थापना की और बाद में अपनी राजधानी राजगृह से वहीं स्थानांतरित कर ली। उद्यन के बाद उसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और दर्शक ने बारी बारी से शासन किया। पुराणों में दर्शक का एक नाम नाग दशक भी मिलता है। इन्हें हटाकर शिशुनाग नामक व्यक्ति ने एक नए राज्य वंश शिशुनाग वंश की नींव डाली। शिशुनाग वंश। संस्थापक शिशुनाग। शिशुनाग 412 शून्य पू शून्य से 394 शून्य पू शून्य। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती राज्य को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित करना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर ली। कालाशोक या कांकवर्ण 394 शून्य 366 शून्य पू शून्य। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर ली। इस प्रकार पाटलिपुत्र मगध राजवंश की स्थायी राजधानी बन गई। नंद वंश। संस्थापक महानंदिन। महापद्मनंद 4 BC का यह मगध का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसी ने सर्वप्रथम कलिंग की विजय की तथा वहां एक नहर खुदवाई गई। इसका उल्लेख प्रथम शताब्दी शून्य पू शून्य में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। वह कलिंग जिनसेन की जैन प्रतिमा भी उठा लाया। इससे पता चलता है कि महापद्मनंद जैन धर्म का अनुयायी था। पुराणों में इसे एकराट और एक छत्र शासक कहा गया है। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि और काव्यायन इसके काल के थे। घनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए थे। इससे जनता असंतुष्ट थी। इसी के शासन काल में उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, लेकिन वह ब्यास नदी तट तक ही आया तथा उसके बाद वह वापस लौट गया। घनानंद के दरबार में तक्षशिला का आचार्य विष्णुगुप्त आया था।
राजा ने उसको अपमानित कर दिया। फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसने घनानंद को गद्दी से हटाकर एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। विदेशी आक्रमण। भारत पर प्रारंभ में ईरानी या फारसी हरवामनी ने आक्रमण किया। इसके उपरांत सिकंदर का आक्रमण हुआ। ईरानी अथवा फारसी आक्रमण। फारस वालों को हरवामनी भी कहा जाता है। सबसे पहले क्षयार्ष नामक शासक ने आक्रमण किया, परंतु इसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसी के बाद डेरियस प्रथम या दारा ने भारत पर आक्रमण किया। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, इसने भारत पर 516 ई. में आक्रमण कर पश्चिमोत्तर भाग को जीत लिया तथा उसे अपने 20वें प्रांत क्षत्रप के रूप में शामिल किया। इतिहास के पिता माने जाने वाले हेरोडोटस ने लिखा है कि दारा प्रथम को इस प्रांत से 360 टेलेंट स्वर्ण धूलि की आया होती थी। ईरानी संपर्क के फलस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर भागों में एक नई लिपि खरोष्ठी का प्रचलन हुआ। यह लिपि ईरानी आइमेक लिपि से उत्पन्न हुई थी। कुछ नए शब्द भी प्रचलित हुए, जैसे राजाज्ञा के लिए दिपि शब्द मिलता है। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर यूनान के मकदूनिया क्षेत्र का रहने वाला था। विश्व विजय की आकांक्षा से उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तक्षशिला के शासक आम्भी ने उसे भारत पर आक्रमण का निमंत्रण भी भेजा था। उत्तर पश्चिम भारत की राजनैतिक स्थिति सिकंदर के अनुकूल थी। यहाँ छोटे छोटे राजतंत्र एवं गणतंत्र स्थित थे, जिनमें आपस में संघर्ष हो रहा था। सिकंदर का सबसे जबरदस्त विरोध पुरु के राजा पोरस ने किया। दोनों के बीच वितस्ता या झेलम का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुरु की पराजय हुई, परंतु उसके बातचीत से सिकंदर बेहद प्रभावित हुआ और पुरु का राज्य उसे वापस कर दिया। आक्रमण का प्रभाव। सिकंदर भारत में कुल 19 महीने रहा। उसकी सेनाओं ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से मना कर दिया। इतिहासकारों में इस आक्रमण के प्रभावों को लेकर मतभेद है। प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने लिखा है कि सिकंदर आंधी की तरह आया और वापस चला गया, परंतु भारत अपवर्तित रहा। परंतु सिकंदर के भारत पर आक्रमण का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप 4 नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई, क्योंकि सिकंदर सिंधु के रास्ते से वापस हुआ था, जबकि उसका सेनापति निर्याकस दूसरे रास्ते से। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई। भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। उसने कई नए नगरों का निर्माण भी किया, जिसमें निरकेया, वुकेफाल तथा सिकंदरिया प्रमुख थे। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम से 1 लाख साड़ों को अपने गृह नगर मकदूनिया भेजा था। सिकंदर द्वारा उत्तर पश्चिम के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता समाप्त करने से चंद्रगुप्त को प्रेरणा मिली। आगे चलकर उसने भारत में एक विस्तृत साम्राज्य मौर्य वंश की नींव डाली। सिकंदर के समय में कुछ इतिहासकारों ने उत्तरी पश्चिमी भारत में सती प्रथा का उल्लेख किया है।